नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपकी एकेडमी में स्वागत है। मैं श्याम मिश्रा आपको यूजीसी नेट हिंदी से संबंधित मेरे अनुसार मेरे तैयारी के अनुसार जो भी सहायक सामग्री होती है मैं आपके समक्ष लाने की कोशिश करता रहता हूं। आज की कक्षा में जैसा कि हम पीछे आपसे कह आए हैं कि अभी हम वर्तमान में यूजीसी नेट में लगी यूनिट 7 के अंतर्गत जितनी भी कहानियाँ हैं हम उसको कवर कर रहे हैं। पीछे हम एक कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें जो पहली कहानी है उससे संबंधित हम बात कर चुके हैं। उस कहानी का पार्ट हम लाइन बाय लाइन कर चुके हैं, एमसीक्यू लगा चुके हैं, उससे पीवाईक्यू उसमें जो थे सब लगा चुके हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज की वीडियो में, आज की क्लास में हम दूसरी कहानी दुलाई वाली का पूरा पाठ करेंगे। दुलाई वाली का पाठ भी करेंगे, साथ ही इससे संबंधित जो भी तथ्य बन सकते हैं उन तथ्यों को भी हम पूरा करेंगे। सबसे पहले देखिए दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन वर्ष सबसे पहले 1907 में हुआ। 1907 में इसका प्रकाशन हुआ और यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सबसे पहले ध्यान रखिए, पत्रिका जरूर ध्यान रखिएगा कि कौन सी कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, इसे आप नोट करते रहिए। सरस्वती पत्रिका के भाग 8, वो 8वां भाग था। और कौन से नंबर पे दुलाई वाली कहानी प्रकाशित हुई थी? 5वें नंबर पे। यानी दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन वर्ष 1907 सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। सरस्वती पत्रिका के भाग 8 संख्या 5 पर यह कहानी प्रकाशित है। इस कहानी के प्रतिपाद्य में अगर देखें तो यह कहानी एक मनोरंजन प्रधान कहानी है। आगे हम इसका पाठ करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि इस कहानी में प्रतिपाद्य क्या है। दूसरा, ये नवल किशोर आप समझिए कि इस कहानी का एक पात्र है। नवल किशोर द्वारा अपने मित्र वंशीधर से रेल में किए गए मजाक की सरस कहानी है। नवल किशोर अपने मित्र वंशीधर से रेल यानी ट्रेन यात्रा के में हंसी मजाक या फिर मजाक के दौरान दुलाई वाली नाम निकल के आता है। इसका पूरा वर्णन है इस कहानी में। दो मित्रों के हंसी मजाक का व्यवहार का चित्रण। दो मित्र नवल किशोर और वंशीधर, ये दोनों प्रमुख पात्र हैं इस कहानी के। कहानी का आरंभ काशी और अंत इलाहाबाद से होता है। इससे प्रश्न पूछा जा चुका है कि कहानी का आरंभ कहाँ से हुआ और कहानी का अंत कहाँ होता है। कहानी का आरंभ सर्वप्रथम काशी से होता है और इसका अंत इलाहाबाद से होता है। आइए इस कहानी के पात्रों को हम एक बार देख लें। इस कहानी में जो भी पात्र हैं वो आपके समक्ष हैं। कहानी में पात्र, सबसे पहले मुख्य पात्र हैं वंशीधर, नवल किशोर दूसरे पात्र हैं, वंशीधर का ममेरा भाई। नवल किशोर जो हैं वो वंशीधर के ममेरे भाई हैं, उनके मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र आप कह सकते हैं। और दुलाई वाली बनने का नाटक भी यही करते हैं। दुलाई वाली यही बनते हैं। दुलाई वाली का संबंध ये है कि एक चद्दर ओढ़े हुए एक औरत आपको कहानी में देखने को मिलेगा। जानकी देवी वंशीधर की पत्नी जानकी देवी कौन है? वंशीधर की पत्नी। सीता जानकी की बहन, उम्र 10 साल। ये उम्र ज़रूर याद रखिए। सीता की उम्र कितने वर्ष थी? 10 वर्ष। अभी इसी वर्ष ये प्रश्न पूछा गया था कि दुलाई वाली कहानी के अनुसार उसकी पात्र सीता की उम्र कितने वर्ष थी? 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, ऐसे कुछ ऑप्शन थे। तो ऑप्शन नंबर आपको समझ में आ गया कि 10 वर्ष हमें लगा के आना था। कहारिन भी एक पात्र है जो जानकी के मायके में नौकरानी का काम करती है। उसी बीच एक पात्र हमें और देखने को मिलता है जिसका जिक्र बहुत कम हुआ है, हालांकि आरंभ में ही इनका जिक्र होता है। नवल किशोर की बहू। ये इन कहानी के पात्र हैं। सभी पात्र आपके समक्ष हैं, इतने ही पात्र हैं और इन पात्रों को आप नोट कर लीजिए। एक ज़रूरी बात कि कहानी में आए स्थानों के नाम को भी आप नोट कर लीजिए कि कौन कौन से स्थान आते हैं। सबसे पहले
दशाश्वमेध घाट, गोदौलिया, काशी, कलकत्ता, मुगल सराय। ये पूछ सकता है कि दुलाई वाली कहानी में किस शहर का जिक्र नहीं हुआ है। इलाहाबाद, इसे भी नोट कर लीजिए। शिरकौल स्टेशन, कौन से स्टेशन का जिक्र हुआ है? राजघाट और मिर्ज़ापुर। ये रहे दुलाई वाली कहानी से संबंधित। जो कहानी पढ़ने से पूर्व हमें थोड़ा सा मोटा अंदाज़ा लगा लेना होता है, तो आपको ये कहानी के बारे में कुछ अंदाज़ा लग गया होगा कि इस कहानी के अंदर क्या हो सकता है, कितने पात्र हैं। और हालांकि कहानी बहुत बड़ी नहीं है, तो आइए हम कहानी के लाइन बाय लाइन पार्ट पर आते हैं। बैकग्राउंड नॉइज़ जो भी आ रही है प्लीज़ आप उसे इग्नोर कीजिएगा और हम पार्ट करते हैं इस कहानी का। दुलाई वाली कहानी, दोबारा से मैं कह रहा हूँ, प्रकाशन वर्ष 1907 है, आप दोबारा से याद करिए। और इसकी लेखिका जो है वो है राजेंद्र बाला घोष। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, राजेंद्र बाला घोष, जिन्हें बंग महिला, ये बंगाल से थी इसलिए इन्हें बंग महिला के नाम से जाना जाता है। आपको ये समझना पड़ेगा। लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं इसे। देखिए आपको सही दिख रहा होगा, आशा करता हूँ। और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि कहानी पढ़ते समय, मेरे साथ कहानी पढ़ते समय कैसा आपको एहसास हो रहा है और आपको समझ में आ रही है कि नहीं। मुझे क्या इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के अनुसार सारे सुधार करते चला जाऊँगा। कहानी में काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदौलिया की तरफ आ रहा था। किधर आ रहा था? गोदौलिया की तरफ आ रहा था। दशाश्वमेध घाट, गोदौलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में एक मैली सी तौलिया में लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिबिया और सुंगधी की एक पुड़िया थी। किसकी गोलियां लिए हुए था? दूसरे हाथ में सुरती की गोलियां। इस पॉइंट को आप नोट करते रहिए अपने टेक्स्ट में। सुंघनी की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। कितने बजे थे? दिन के 11 बजे थे। उस समय दिन के 11 बजे थे। गोदौलिया की बाई तरफ जो गली है उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे से पुराने मकान में वह जा घुसा। ये कौन जाता है? ये जाते हैं वंशीधर। जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी की थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहाँ एक कोठरी में उसने हाथ की चीज़ें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। सीता कौन थी? सीता कौन है? सीता इसमें वंशीधर की साली है, जो कि जानकी देवी की बहन है। तो वंशीधर वहाँ जाते हैं उनके घर के सामने और वो सीता सीता चिल्लाते हैं, अर्थात अपनी पत्नी की बहन को आवाज़ देते हैं। क्या है? कहती हुई एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। कौन आती है? सीता आती है। क्या है? कहती हुई एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला लो। किसको? जानकी देवी को। अच्छा कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नवीन स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर और झुझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत जाना नहीं हो सकता। सही बात है। आप इसे रिलेट करिए, अपने आसपास की कहानियों से रिलेट कीजिए कि जब लड़की घर से विदा होती है तो उसे कितनी औपचारिकताएं पूरी करनी होती है, उस परिवार को कितनी औपचारिकताएं पूरी करनी होती है जिस घर से लड़की विदा होती है। आप समझ सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा बात करने से बेहतर है हम कहानी को आगे ले चलते हैं। तुम आज कहती हो, हमें तो अभी जाना है।
कैसी बात है। मतलब वो लड़की कह रही आज नहीं जा सकते, लेकिन वो कह रहा तुम आज कह रही हो, हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। नवल किशोर अर्थात कौन? वंशीधर के दोस्त। अब देखिए, दोस्त की वजह से वो अपनी पत्नी को तुरंत ले जाना चाह रहा है। और नवल किशोर कहाँ से आ रहे हैं, इसे नोट कर लीजिए आप और ध्यान में रखिए। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं, आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं। और अपनी नई बहू को कहाँ से साथ ला रहे हैं? आगरे से। आगरे से अपनी नई बहू को साथ ला रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैं जो एमसीक्यू बनाऊंगा उसमें कुछ क्वेश्चन यहाँ से देखने, जहाँ जो मैं पॉइंट नोट कर रहा हूँ ये सब आप नोट करिए। जब एमसीक्यू आपके समक्ष इसके अगले वीडियो में देखने को मिलेगा, उसमें यहाँ से एमसीक्यू मिलेंगे आपको। और मैं देखूंगा आप में से कितने लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देते हो और सही उत्तर देते हो। अपनी नई बहू को नई बहू को भी साथ ला रहे हैं। कहानी थोड़ा मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा, समझाते हुए पढ़ूंगा ताकि आप रिलेट कर पाओ। एक बार कहानी पढ़ो, एक बार पढ़ते समय 90% कहानी समझ लो, ताकि कभी एक बार और पढ़ो तो 110% कहानी समझ में आ जाए। और एक एक प्रश्न इस यूनिट 7 से आप कर लो, जो भी 8-10 प्रश्न आते हैं वो सारे कर लो। सो उन्होंने आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम सब लोग मुग़ल सराय के साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। हम सब लोग मुग़ल सराय से साथ ही चलेंगे। यानी नवल किशोर और वंशीधर एक साथ कहाँ पे मिलने वाले थे? मुग़ल सराय। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला, इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूध कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। कितना आसान बात है। ऐसा कह रहा है कि सब कुछ पास तो चलो चलते हैं। जब हम तुम्हें विदा करने आए ही हैं तब कल के बदले आज ही सही। पुरुष को सब कुछ चाहिए होता है, मेरा मानना ये है। पुरुष के अंदर भी संवेदना होता है, लेकिन बहुत सारी औपचारिकताओं को पुरुष त्वरित रूप से भूल जाता है। उसे बाद में बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। इस मामले में महिलाएं हमेशा से आगे रही हैं। इसे कितना आसान लग रहा है कि तुम जल्दी कपड़ा वपड़ा पहनो, तैयार हो जाओ, चलते हैं। लेकिन मायके से विदा होती हुई ससुराल के लिए लड़कियां जब मायके से विदा होती हैं तो उनको कितनी औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। उस घर वालों को कितनी औपचारिकताएं पूरा करके भेजना होता है, आप इस कहानी के माध्यम से भी समझ सकते हो। हाँ, यह बात है, नवल जो चाहे करावें। कौन कह रहा है? जानकी कह रही है। अच्छा ये बात है, तो नवल के लिए जल्दी मची है क्या? एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा। अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, ज़रूर ही उनके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाको दम आ जाएगी। वो भी जानती है दोनों की दोस्ती कैसी है। क्यों? किस बात से? उनकी हंसी से। और किससे? हंसी ठट्ठा भी राह में अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज़ मैं चौक में बैठी पूड़ियाँ काढ़ रही थी कि इतने में न जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ देखो तुम्हारी बहू पुड़िया खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर गई। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वे बोलीं, खाने पहनने के लिए तो आई ही है। पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती? अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि यह बेचारी कभी रोटी तक तो खाती ही नहीं, पूड़ी क्यों खाने लगी। इतना कहकर बंसीधर कोठरी से बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। उन्हें इतना, देखिए, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना, ये पता है कि जब मायके से लड़कियां जाती हैं तो रोती हैं। तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना, कैसी लाइन है। इतना सुनते ही जानकी देई की आंखें भर आईं और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई।
वंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले थे। वंशीधर कहाँ के रहने वाले थे? इलाहाबाद के रहने वाले थे। बनारस में ससुराल है। ससुराल कहाँ है? बनारस में है। स्त्री को विदा करने आए हैं। ससुराल में एक साले, ससुराल में एक साले, शाली और एक सास के सिवा और कोई नहीं है। यानी ससुराल में कौन कौन है? एक साला है, साली हैं और एक सास, यानी 3 लोग हैं ससुराल में। नवल किशोर इनके दूर के नाते के ममेरे भाई हैं, पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है। दोनों एक जान दो कालीब हैं। जैसे एक जिस्म दो जान होता है ना, तो ऐसा ही इसमें भी कहा गया है, दोनों एक जान दो कालीब हैं। यानी एक ही जान है, कालीब अर्थात शरीर अलग अलग है, धड़ ढांचा अलग अलग है। उसी दिन वंशीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। जब बड़ी बहनें जाती हैं तो अक्सर छोटे भाई बहन रोने लगते हैं, मैं भी चलूँगा, ऐसा यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि सीता रोने लगती है। माँ रोती धोती लड़की की विदा की सामग्री इकट्ठी करने लगी। माँ सारी चीज़ें इकट्ठी करने लगी। जानकी देई भी रोती तैयार होने लगी। कोई चीज़ भूलने पर धीमी आवाज़ से माँ को याद भी दिलाती। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी या इक्के लाने कौन जाए? ससुराल वालों की अवस्था अब आगे किसी नहीं कि 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहें। सीता के बाप के न रहने से काम बिगड़ गया है। पैसे वालों के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे? एक कहारिन, देखिए एक कहारिन का जो जिक्र मैंने पात्रों में किया था वो यही है। सो भी इस समय कहीं गई है, मतलब कहारिन भी इस समय गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं। वे हर घड़ी बिछौने से बातें करते रहते हैं। बिछौने से बातें अर्थात हर समय बिछौने अर्थात बिस्तर पे पड़े रहते हैं, तबीयत उनकी ख़राब है। तिस पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ। वंशीधर कहते हैं, नज़दीक तो है, मैं ही जाके कोई सवारी लेके आता हूँ। वंशीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ़ करोगे? सॉरी, वो जो उनके साले होते हैं वही कहते हैं कि मैं ही जाके कोई सवारी लेके आता हूँ, कोई बात नहीं है, पास में ही तो है। वहाँ पे बंसीधर बोलते हैं, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ़ करोगे? तुम अर्थात ये भी पूछा जा सकता है, तुम क्यों तकलीफ़ करोगे अर्थात ऐसा मुझे लग रहा है कि जो साले थे वो छोटे थे उनकी बहन से, अपनी बहन से छोटे थे, अर्थात जानकी से छोटे थे, जानकी के भाई। वंशीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ़ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते वंशीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूँ, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा, तब वंशीधर ने कहा, गाड़ी वाले ने कितना रुपया किराया मांगा? 1.5 रुपया, ये आप नोट कर लीजिए। तब वंशीधर ने कहा, चलो इक्का ही सही, पहुंचने से काम। तुम नवल किशोर, कुछ नवल किशोर तो यहाँ से साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। बंशीधर इक्का ले आए और कुछ असबाब था, जो कुछ असबाब था इक्के पर रख, अर्थात सामान असबाब था इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी, पर अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरौल के स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पोंछ चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक वंशीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी और अरे, एक बात तो हम भूल ही गए, कहकर पछता से उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी जी ने पूछा, क्या हुआ, क्या कोई ज़रूरी चीज़ भूल आए? नहीं, एक देसी धोती पहनकर आना था। क्या बोले थे? देसी धोती पहनकर आना था, सो भूलकर बिलायती ही पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी है, इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं ना, वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे 2-4 सुनाए बिना न रहेंगे। और
बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। स्वदेशी की बात इस कहानी में होती है, एक पॉइंट आप ऐड कर लीजिए। देसी लेने में भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश में ही। जानकी जरा भौहें टेढ़ी करके बोली, ओह, धोती तो धोती, पहनने से काम, क्या यह बुरी है। आगे देखते हैं क्या होता है। इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। वंशीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्की वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो ड्योढ़ी दर्जे का टिकट मिलता है। वंशीधर फिरकर बोले, अगर मैं ड्योढ़ी दर्जे का ही टिकट लूँ तो। इक्की वाले चुप हो रहा। इक्की की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। यह कहते हुए बंशीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठकर वंशीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुँचे। जिस राजघाट का भी जिक्र है, मुगल सराय। वहाँ वहाँ पुल लांघकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। मुगल सराय पहुँच गए हैं बंशीधर और वहाँ नवल किशोर का इंतज़ार कर रहे हैं। देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। बंशीधर एक बार चलती गाड़ी ही में शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। बंशीधर फिर सब गाड़ियों को तिहरा गए, यानी दोबारा देखते हैं, तिबारा देखते हैं। भीतर घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल ना मिले। अंत में आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप ना आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। इन्हें क्या लग रहा है कि बंशीधर नवल किशोर आए नहीं हैं। आगे देखते हैं क्या होता है, आए हैं कि नहीं आए हैं। अच्छा, जाएंगे कहाँ, भेंट होने पर समझ लूँगा। देखिए, मित्रता ऐसी होती है कि गुस्सा नहीं रहा है, कोई बात नहीं, आया नहीं आया, जब भी मिलूँगा तो शिकवा शिकायत जो भी है वो कर लूँगा, बातचीत हो जाएगी। भेंट होने पर समझ लूँगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी, पत्नी का डर। पर अब सोचने का समय नहीं, रेल की बात ठहरी। बंशीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया, पर पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आए, कोई अटकाव हो गया है? अनेक प्रश्न करती है जानकी बंशीधर से। देखिए क्या करते हैं बंशीधर। कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। जनानी डिब्बे में आप बंशीधर जानकी को बैठाते हैं और उसके प्रश्नों के उत्तर देने से बचने के लिए आप बगल वाली ड्योढ़ी में जाके बैठ जाते हैं। टिकट तो ड्योढ़ी का था, वह ड्योढ़ी दर्जे का कमरा कलकत्ते में से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंशीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कुल 10-12 ही स्त्री पुरुष थे। इसे भी आप नोट कर लीजिए कि जिस ड्योढ़ी में बैठे थे उसमें कुल 10-12 ही स्त्री पुरुष थे। ठीक समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या अगड़ बगड़ सोचने लगा। सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्ज़ापुर पहुंची। कहाँ पहुंची? मिर्ज़ापुर में पेट राम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही वंशीधर ने बनारस छोड़ा था, इसलिए आप छठ प्लेटफॉर्म पर उतरें और पानी के बम्बे से हाथ मुँह धोकर एक खोंचे वाले से थोड़ी सी ताज़ी पूड़ियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठ आपने उन्हें ठिकाने पहुँचाया। पीछे से जानकी की सुध आई। सोचा कि पहले पूछ ले, तब कुछ मोल लगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं, वे रेल पर खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई। तब वंशीधर लौट कर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो इस ड्योढ़ी में बैठ जाते, क्योंकि वह अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा, थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा खड़ा करे। मतलब थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा खड़ा करे। 2 बखेड़ा था इनके समक्ष, एक जानकी का प्रश्न और दूसरा कि अभी थोड़ी देर के लिए बैठ जाऊं फिर भीड़ हो जाए। वंशीधर अपने कमरे में बैठे तो एक मुसाफिर अधिक देख पड़े। आगे वालों में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो वंशीधर ही थे।
उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। वंशीधर ने सोचा, इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बितावेंगे। एक दो करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अचकचाकर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले के बाहर देखने लगी। ज्यों ही गाड़ी छूटी, वह मानो कांप सी उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया था। अब उसको किसी की क्या परवाह। वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी न थी, केवल दो चार आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बेचारी बाहर ही देखती रही, फिर अस्पष्ट स्वर में रोने लगी। वह जो औरत है वो अस्पष्ट स्वर में रोने लगी जब ट्रेन चल देती है तो। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ ग्रामीण स्त्रियां भी थीं। एक जो उसके पास ही थी कहने लगी, अरे इनकर मनई तो नाही अइलन, अरे इनकर मनई तो नाही अइलन हो, देखा हो रोअल करत हैं। मतलब ये रो रही हैं। इनके आदमी जो हैं अर्थात इनके पति वो बाहर ही रह गए, वो नहीं आ पाए। पुनः दूसरी स्त्री कहती है, अरे दूसर गाड़ी में बैठा हुई हैं, अर्थात दूसरी गाड़ी में बैठ गए होंगे। पहली, दूर ब रही, अर्थात चुप रहो पागल, ये जनानी गाड़ी थोड़े है, अर्थात ये औरतों की गाड़ी थोड़े है, इसमें दोनों लोग बैठ सकते हैं। दूसरी, तो भलू तो काहूँ, कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौन गांव उतरबू बेटा, अर्थात कहाँ उतरेंगी आप। मिर्ज़ापुर चढ़ी हो। इसके जवाब में उसने जो कुछ कहा सो वह न सुन सकी। जो कुछ कही वो औरत, वो कुछ कोई नहीं सुन सका। अब वो औरत कौन थी आगे आपको पता चलेगा। तब उसके बाद पहली बोली, हट हम पूछीला, हम पूछते हैं, हम कहाँ का उतरबू हो, आए इलाहाबाद, तो कहाँ, मतलब आप कहाँ उतरेंगी, इलाहाबाद उतरेंगी। दूसरी, इलाहाबाद कौन गांव हो गोइयाँ, हे साथी, अच्छा बताओ साथी, गोइयाँ अर्थात साथी। वो होता है ना कि लोग कहते हैं कि कहाँ उतरेंगी आप, दोस्त कहाँ उतरोगे, तो ऐसे ही पूछती है। पहली, अरे नाही जनलू, प्रयाग जी, अच्छा प्रयाग अर्थात प्रयागराज, जहाँ मनई मकर अर्थात मकर संक्रांति नहाने जाते हैं, प्रयागराज, वहाँ उतरेंगी ये। दूसरी, भला प्रयाग जी के न जानित ले गले नहीं, तोहरे पंच के धर्म से 4 दाई नहाए चुकी हुई, ऐसे हो सोमवारी और गहन दका दका लाग रहा दौन तोहरे काशी जी नहाए गई रहें। अर्थात दूसरी कह रही है कि भला कोई प्रयागराज को नहीं जानेगा, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं 4 बार काशी में मकर संक्रांति नहा चुकी हूँ। पहली, आवे जाए के तो सब औते जात बाटन, फुन यह साइत तो बेचारों विपत में पड़ल बाटिन, अर्थात ये आने जाने को तो लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन इस समय ये विपत में है, अर्थात कष्ट में है ये औरत जिसके पति छूट गए हैं बाहर। हे हम पचा राजघाट टिकस कटौली, मुगला के सरौली, अच्छा मुगल सराय उतरही हो द इन चढ़लिन, अर्थात हम लोग राजघाट से टिकट कटाए हैं और मुगल सराय से ये चढ़ी हैं। ऐसी बातें कर रही हैं एक दूसरे से, औरतें कर रही हैं। दूसरी कह रही है, ऐसे एक दाई हम आवत रहे, ऐसी कहानियाँ चल रही हैं, एक बार मैं आ रही थी, ऐसे हो गया, ये हो गया, हम आवत रहे और मोरे संगी एक दकौन स्टेशनिया पर मालिके उतरे, दूसरी गाड़ी खोली, अब भैया गौरा गए। मतलब ऐसी बातें चलती हैं, यहाँ तक चलती हैं, ये बातें यहाँ तक चलती हैं। इसे आप पढ़ लिया, कोई बात नहीं है इसमें। ये है कि एक औरत दूसरी औरत से कहती है, एक बार मैं आ रही थी तो ऐसे एक औरत रो रही थी, वो चिल्ला रही थी कि ट्रेन रोक दो रोक दो, तो कहती है कि उसके ऊपर व्यंग करती है कि भला ट्रेनों कहीं रुकत है, अर्थात ट्रेन भी कहीं रुकती है चल देने के बाद। तो ये सारी बातें इसमें होती हैं। आगे देखिए, इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते बरसीधर ऊब गए। तब वे उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो, ज़रूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे वहाँ पहुँच जाएंगे। वे अर्थात उस औरत के पति। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियाँ हैं, जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन पर ही ठहरा रहूँगा। तुम लोगों में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना,
इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। वंशीधर ऐसा कहते हैं। वंशीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाकधारा वाकधारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कहीं। नहीं भैया, हम पचे कही के केहू से कुछ कहीं। अरे एक के एक करत ना बात तो दुनिया चलत कैसे। अर्थात हम सोच ही रहे थे कि किसी से कहें इनको छोड़ने के लिए, और एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति का दूसरा व्यक्ति अगर सहयोग नहीं करता है तो ये दुनिया चलती कैसे। ये कितनी अच्छी बातें हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा लगता है केवल। इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई तो उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई कोई नाराज भी हुए। क्यों, सो मैं ही बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला था। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री जो फरांसीसी छीट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर बंशीधर की ओर वह ताक देती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। बंशीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है। देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है, पर आचरण इसका अच्छा नहीं है। एक दुलाई ओढ़े चद्दर ओढ़े औरत थी जो बंशीधर को बार बार देख रही थी। उसे देखकर बंशीधर को ऐसा लगता है कि इसके आचरण कुछ सही नहीं है, लेकिन ये भले घर की दिखती है। आगे क्या होता है देखते हैं। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने की हुई। बंशीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार में कोई खबर ना आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई ना आया तो क्या करूँगा। जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई। कहाँ से छूटी? नैनी से, अर्थात नैनी। इलाहाबाद में एक स्थान है नैनी। नैनी जेल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। नैनी से कुछ ही दूर के बाद इलाहाबाद के अंदर ही आता है नैनी। तो नैनी से गाड़ी छूट गई है इलाहाबाद के लिए। अब साथ ही उन अशिक्षिता स्त्रियों ने फिर मुंह खोला। का भैया, जो केहू बिना टिकस के आवत होए तो ओकर का सजा होला। अर्थात जो बिना टिकट के आता हो तो उसका क्या सजा होता है। अरे ओका ही नहीं चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठा दिहिल और अपना टिकस लेके चल दिहिन। अर्थात वो कह रही है वो पति कैसा था जो इस औरत को बिना टिकट के ट्रेन में बैठा दिया और बाहर ही रह गया, छोड़ दिया। ऐसा कह रही हैं औरतें। किसी किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को बंशीधर इसके जेवर छीन कर रफू चक्कर हो जाएंगे। अर्थात उस औरत का जेवर छीन कर बंशीधर भाग जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमरो साझा। अर्थात बंशीधर से कह रहा है जो तुम लूटोगे उसमें कुछ मेरा भी साझा होगा। आगे देखिए बंशीधर क्या कहता है। इसकी बात पर बंशीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने इसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंशीधर से बदला लिए बिना न रहता। बंशीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतार लो, अर्थात उस औरत को भी अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने लगे, अर्थात अपनी पत्नी को भी उतारने लगे। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। जानकी कह रही हैं किस बखेड़े में पड़ रहे हो वंशीधर, नहीं पढ़ना चाहिए। पर वंशीधर ने न माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास चले गए। वंशीधर के जाते ही वह बुढ़िया जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था, अर्थात उस स्त्री के रखवाली के लिए जिस बुढ़िया को उन्होंने ट्रेन से उतारा था, उसको एक साथ छोड़कर बंशीधर स्टेशन मास्टर की तरफ चले गए। उसके बाद जिस बुढ़िया को रखवाली के लिए बंशीधर छोड़ के गए थे उस स्त्री के लिए, वह स्त्री वहाँ से चली जाती है, किसी के बहाने भाग गई, छोड़ के अकेले चली जाती है। तब तो वंशीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। बेटिकट है, अगर कोई उस समय आगे नहीं कहता, एज ए एविडेंस नहीं रहता कि हाँ ये मेरे साथ आई, इनके साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है, तो सारी जिम्मेदारी उस वंशीधर की होती या उस औरत की होती। तो औरत के साथ वो थे तो थोड़ा संवेदनशील व्यक्ति थे वंशीधर, ऐसा मुझे लग रहा है इसमें कि संवेदनशील थे, तो उन्हें कष्ट हो रहा था थोड़ा। बेटिकट है, लौट कर आए तो किसी को ना पाया। वहाँ आए तो कोई नहीं मिला, ना ही वो औरत मिलती है, ना ही वो बुढ़िया मिलती है, ना ही जानकी देवी मिलती हैं। अरे ये सब कहाँ गई, यह कहकर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं। इस पर वंशीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइद के घर से निकले,
कि एक के बाद एक दूसरी आफत में फंसते चले आ रहे हैं। इतने में अपने सामने दुलाई वाली को आते देखा। एक दुलाई वाली आ रही है, वो दुलाई वाली जिनको जो बंशीधर को बार बार देखती है। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है, बंशीधर कहते हैं, तू ही उन स्त्रियों को कहीं लेके गई है। इतना कहना था कि दुलाई ने मुंह खोलकर नवल की इतना कहना था कि ढुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अर्थात वह दुलाई वाली कौन थी? नवल किशोर। उन दुलाई वाली में जो स्त्री थी, वो स्त्री का जो रूप धारण किए हुए थे वो नवल किशोर थे, जो ट्रेन में बंशीधर को बराबर देख रहे थे। अरे यह क्या, सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया, कैसा गजब तुमने किया है। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा, तो वे गई कहाँ? देखो, वो जो औरत थी ना, जो पति के छोड़ के जाने का नौटंकी करती है, वो कौन थी? वो थी नवल किशोर की बहू। वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। हाँ, यह तो कहें, तुम मिर्ज़ापुर में कहाँ से आ निकले? मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुग़ल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुग़ल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे, तब मैं ड्योढ़ी दर्जे के ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। मित्र है, मज़े लिया। कहीं 1 अप्रैल का दिन तो नहीं था? फिर मिर्ज़ापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे, अर्थात जब पूड़ी सब्जी तुम खा रहे थे, तो मैं तुम्हारे पास से निकल गया। तब तुमने न देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा। सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा, फिर थोड़ा और देख लें। करते करते यहाँ तक नौबत पहुँची। अच्छा, अब चलो, जो हुआ उसे माफ़ करो। यह सुनकर बंशीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। देखिए, मित्रता ऐसी ही होती है। अगर कोई दूसरा मित्र होता, इतना गुस्सा होता ना दोस्त, इतना गुस्सा होता, तुमने ऐसा किया क्यों? दोस्ती ख़त्म आज के बाद से। क्यों किया मेरे साथ? तुम आए भी नहीं, मैं अपनी पत्नी को मायके से विदा करके लेके आ रहा हूँ, वो भी गुस्सा आ रही थी, मेरे से ऐसा प्रश्न पूछ रही थी। तो उसके बाद सब कुछ भूल जाता है वंशीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती। वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली ही बार रेल में आ रही थी, बहुत तंग हुई। अर्थात नवल किशोर की बहू। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, बहुत ही डर गई थी। नहीं जी, डर किस बात का था? हम तुम दोनों गाड़ी में न थे? हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इंतला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या, मैं मर थोड़ी ही गया था। 4 हाथ की दुलाई की बिसाती ही कितनी। 4 हाथ की दुलाई की बिसाती ही कितनी। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र बंधुओं में खूब हंसी हो रही थी। जानकी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। जानकी नवल किशोर की बहू से कह रही हैं कि अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ही ऐसी होती है। हंसी के लिए किसी के प्राण निकल जाएं तो भी इन्हें दया न आवे। खैर दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुँचे और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। बंग महिला की ये कहानी है। आज हम 2 कहानी पूरा कर चुके हैं। एक चंद्रदेव से मेरी बातें और एक दुलाई वाली, जो कि राजेंद्र पाला घोष की 2 कहानियाँ लगी हुई हैं यूजीसी नेट हिंदी में यूनिट 7 के अंतर्गत। 2 कहानियों का हम पाठ कर चुके हैं। दोस्तों, जो मैं पाठ करा रहा हूँ, इस कहानी का वाचन कर रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर इससे कुछ ना कुछ लाभ होगा। और निसंदेह जिस दिन आप मेरी पूरी 21 कहानियों का ये जो सीरीज चल रहा है आप देख लोगे, निसंदेह आपसे पूछे गए 10 में 10 प्रश्न आप कर लोगे। कहानी से संबंधित कोई प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। अगर छूटता है तो मैं आपको एक मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराऊंगा। आप मुझे बताना कि आपने किस स्ट्रेटजी से मेरे साथ पढ़ाई करी, उसमें क्या क्या दिक्कतें हुई।
मेरे से आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन अभी इस सीरीज का आनंद लो, आप पढ़ो। दोस्तों इस कहानी से संबंधित कुछ PYQ हैं, शायद एक PYQ है, वो मैं कराऊंगा, उसको करके ही जाना। ये देखो आप, ये प्रश्न UGC नेट हिंदी दिसंबर 2021 जून और जून 2022 दोनों साइकिल कंबाइन हो गया था। शिफ्ट 1 में पूछा गया था कि वंशीधर निम्नलिखित में से किस कहानी का प्रमुख पात्र है। आप देखा है किस कहानी का पात्र है? दुलाई वाली। उत्तर भी आप देख लीजिए, आंसर भी दुलाई वाली। तो ये एक PYQ था। PYQ और भी मिलेंगे, मैं PYQ का एक सीरीज़ ले आऊँगा जिसमें 10 यूनिट के PYQ 2006 से लेके 2024 तक, 2006 से लेके 2024 तक जितने भी PYQ हैं, मैं यूनिट वाइज PYQ का सीरीज लेके आऊँगा। यानी एक यूनिट, पहले यूनिट से जितने भी PYQ 2006 से लेके पूछे होंगे, मैं सारे एक सीरीज़ में, एक वीडियो में लेके आऊँगा। मैक्सिमम 2 वीडियो हो सकती है एक यूनिट का। उससे आपको पता चल जाएगा कि अब तक किस यूनिट से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कैसे कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं। आपको उसमें ये भी पता चलेगा कि एक यूनिट से कितने प्रश्न रिपीट होते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन की भी जानकारी आपको होगी। ये जानकारी आपको जब सामने से कोई चीज़ देखते हो तो आपको विश्वास ज़्यादा होता है। तो अभी मेरे साथ आप कहानी पढ़ो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहें। और मैं अभी नया नया इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। अभी जितनी भी यूनिट मैं आपको कराऊंगा, बहुत आराम से कराऊंगा। आप मैं जो पढ़ाता हूँ, मेरा मुश्किल से पर डे 1 घंटे की वीडियो आएगी। आप उसे आधे घंटे, 40 मिनट, 45 मिनट में देख सकते हो और 10 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। 1 घंटे आप मुझे पर डे दे दो, बाकी आप सारी यूनिट पढ़ते रहो। जो यूनिट मैं पढ़ा रहा हूँ उसे मेरे ऊपर छोड़ दो। आप मैं जितना कह रहा हूँ उतना कर दो, वो यूनिट पूरी हो जाएगी और बहुत कम समय में अच्छी स्ट्रेटजी के साथ पूरी होगी। ये मेरा वादा है। दूसरी बात, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल के लिंक होंगे, टेलीग्राम के लिंक होंगे या फिर व्हाट्सअप ग्रुप के लिंक होंगे। इन 3 में से एक लिंक आप ज़रूर ज्वाइन करना। आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। और अगर आपको PDF चाहिए, तो आप मेरे से PDF भी ले सकते हो। मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको PDF ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा। ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतने अच्छे तरीके से लिखा हुआ कंटेंट तो नहीं ही मिलेगा। कॉपी पेस्ट आपको मिल सकता है। तो धन्यवाद। फिर आगे मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। हाँ, अगले वीडियो में हम दुलाई वाली से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ इस कहानी से बन सकते हैं, मैं वो सारे PYQ मैं खुद से बनाऊंगा और आपके लिए अगले वीडियो में 20 से 25 मिनट के अंदर जो भी PYQ बन सकते हैं, चाहे वो सीरीज़ में लगाने वाले पात्रों से संबंधित या फिर मैं जो अंडरलाइन किया हूँ, आप इसे ध्यान से देखोगे तो यहाँ से अधिक प्रश्न बनेंगे। फिर आपको पता चलेगा कि कहानियों में प्रश्न कैसे बनते हैं। तो अगली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। एक कहानी से 2 वीडियो आएगी, एक कहानी का पाठ, प्रमुख तथ्य, और दूसरी वीडियो में उस कहानी से संबंधित MCQ जो कि मेरे द्वारा बनाए होंगे। और कुछ अनुभवी लोग जो पहले से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो भी मुझे प्रश्न बना के देते हैं, मैं उनसे बातचीत करता हूँ। तो धन्यवाद, फिर आगे मिलेंगे। टाटा, बाय बाय। आपकी एकेडमी आपके साथ हमेशा रहेगी। आपकी अकादमी अर्थात एकेडमी दुनिया को बनाने में आपकी एकेडमी यूट्यूब चैनल का बहुत साथ होगा और ये तभी संभव हो पाएगा जब आपका साथ आपकी एकेडमी के साथ होगा।